नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य सुधालय अलवर के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स का पहला पेपर के अंतर्गत हमने स्टैटिस्टिक्स के जो पोर्शन था सांख्यिकी का, इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी कि समांतर माध्य मध्यकर बहुलक जो हमारे कोर्स में है जिसका अध्ययन कर रहे थे, मैंने कहा कि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने कहा समांतर माध्य हो चाहे मध्य का हो चाहे बहुलक हो, आपको सिंपल तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको एक सवालों को हल करना बताया है। और लास्ट में मैंने कहा, मैं शुरू से कहा आपको कि हमको एक सरल से कठिन की ओर चलेंगे, हम इजी टू हार्ड चलेंगे। यदि हम तो समझने में आसानी होगी। ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम कोई चीज़ समझते हैं, कुछ याद करते हैं, ठीक है, तो जितनी सरल होगी वो उसमें हमको याद करने में उतनी आसानी रहेगी। यानी यूँ कहें कि यदि कोई चीज़ हमको समझ में आ रही है, ध्यान रखिए, तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, और इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा तो फिर हम सरल से कठिन की ओर भी चले जाएंगे और हम उसको लगातार पढ़ जाएंगे, हम वो अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, तो हम सरल से कठिन की ओर इसीलिए चलते हैं, ध्यान रखिए, इसीलिए हम सरल से कठिन की ओर चलते हैं कि ऐसे इजी टॉपिक जो हमारे समझ में आ रहे हैं तो उन सरल टॉपिकों को समझते समझते हम कठिन टॉपिकों को आसानी से हल कर लें। पढ़ना तुमको है, ध्यान रखिए। मैंने कहा कि परिश्रम तो आपको करना है, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, इसलिए लेकिन उस परिश्रम को ध्यान रखिए, उस मेथड को हम कैसे आसान बना दें। यानी कि यह मेथड आपके मैंने कहा प्रतियोगी परीक्षा में बहुत कम आता है। कई बार हम क्या है वो किताब लेकर बैठ जाते हैं, उस किताब का बहुत कठिन पार्ट हमने उठा लिया, समझ में नहीं आ रहा तो हम थोड़ी देर पढ़ेंगे, फिर बाद यार नहीं समझ में आ रहा, उठा देंगे उसको, उठा देंगे हम। यानी कि फैक्ट ये है, ये भी है, जिस तरह से कम ये इस कोर्स में लागू होता है वो कंपटीशन में लागू होता है। और हम एक ऐसी टॉपिक पढ़ रहे हैं ऐसी जिसमें समझ में आ रहा है, ध्यान रखिए, तो हम क्या करेंगे, अरे यार समझ में आ रहा है, और आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे ध्यान रखिए, और समझ में से इजी टू हार्ड कब चलेंगे, जब हम बेसिक चीज़ें पहले पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा आपको ध्यान रखिए, चाहे समांतर माध्यम चाहे मध्य और जो बहुलक, ध्यान रखिए, तीनों में से सबसे पहले मैं आपको बहुत सरल से सरल जो एग्जाम्पल हैं, जो बेसिक इसके उदाहरण हैं या जो सबसे सरल एग्जाम्पल है, ध्यान रखिए, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। मैंने कहा कि इसके बाद में ये आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो हम कठिन, थोड़े से कठिन तो नहीं है, खैर हम कठिन तो कह ही नहीं सकते स्टडीज में, आपके कौन से कोई बुक में कोई टॉपिक कठिन है ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा जो कठिन है, तो फिर हम उसको किस प्रकार से आसानी से समझ लेंगे यदि हमको उसकी बेसिक चीज़ याद आ गई तो बहुलक का मैंने बताया था आपको, बहुलक जो चाहे व्यक्तिगत श्रेणी हो, हम आसानी से देखते लगा सकते हैं अनुमान। खंडित श्रेणी है, उस खंडित श्रेणी में थी आसानी से हम देख के अनुमान लगा देंगे तो बता देंगे इसका ये बहुलक है, उसका जो मूल्य है, वैल्यू है, वो उसको उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि कई बार हम चाहे व्यक्तिगत चाहे खंडित श्रेणी हो, इसके अलावा जो सतत श्रेणी है, ध्यान रखिए, जो कंटिन्यूस सीरीज है, ठीक है, उस कंटिन्यूस सीरीज के अंतर्गत तो हमको अधिकतर में, ध्यान रखिए, अधिकतर में हमको इस विश्लेषण तालिका का प्रयोग करना ही पड़ता है। इस विश्लेषण तालिका का प्रयोग करना ही पड़ता है, यानी कि इस विश्लेषण तालिका के आधार पर मैंने कहा कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल में लिख दिया 4 से 8, 8 से 12, ये हमारे वर्गांतर है। यानी कि एक चीज़ और ध्यान रखना है, हालांकि आगे फिर मैं बताऊंगा कि जो वर्गांतर है वो शुरू से आखिर तक समान वर्गांतर होना चाहिए। जैसे इसमें 4 का वर्गांतर, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32, 32 से 36, 36 से 40, यानी कि कहीं को गैप नहीं है, शुरू 4 से 40 तक कहीं को गैप नहीं है और समान वर्गांतर है। मैंने इसीलिए सबसे इजी एग्जाम्पल लिया है। आगे मैंने बताया आपको, इसके बाद हम जो लेंगे वहाँ असमान वर्गांतर का भी लेंगे, ठीक है, और गैप वाले भी लेंगे, अलग अलग तरह के सवाल लेंगे, बड़े अच्छे सवाल हैं, इंटरेस्टिंग सवाल भी हैं, ठीक है, खैर। और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, और मैंने इस फ्रीक्वेंसी में हम देख ले सकते हैं कि देखो 16 भी है दे रखा है, 14 दे रखी है, 17 दे रखी है इसका। लेकिन मैंने कहा कि जब उसके आसपास की फ्रीक्वेंसी को कभी असर पड़ता है तो ऐसी स्थिति में हम इसको ये एकदम से नहीं कह सकते कि भाई 18 से 32 जो हमारा है या 28 से 32 ये बहुलक वर्ग है। तो जाना कि ऐसी जो कन्फ्यूजन की स्थिति आती है, क्योंकि 17 के आसपास की जो फ्रीक्वेंसी कम पावरफुल है, इधर 16 के आसपास की ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, तो हो सकता है कि 12 से 16 भी हो सकता है, 28 से 32 भी हो सकता है। तो मैंने कहा जब कन्फ्यूजन हो तो ऐसी स्थिति में अधिकतर के लिए हम यानी कि विश्लेषण तालिका का प्रयोग करेंगे। और मैंने कहा आपको कि विश्लेषण तालिका के अंतर्गत 6 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम ये इससे संबंधित, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कॉलम, 6 कॉलम बन जाएंगे। पहले कॉलम में तो ये आगे फ्रीक्वेंसी, दूसरे मैंने कहा कि दो का योग आ जाता है, 12 10 22, 16 30, 14 30,
ठीक है, और 10 8 18, 17 5 22, लास्ट का एक बच का हम छोड़ देंगे। ठीक है, दो दो का योग, फिर एक छोड़कर दो दो का योग आएगा तीसरे कॉलम में, एक छोड़ दीजिए 10 को छोड़ दीजिए, दो दो का योग आ जाएगा, ये 12 और 16 28, ठीक है, और ये 14 10 24, और ये 17 8 25, और ये 5 और 4 9, ठीक है। तीसरे कॉलम में एक छोड़कर आ गई हमारी। अब चौथे कॉलम में 3 3 का योग आएगा भाई, 3 3 का योग, 6 2 8 3 38, ये 3 आ गया, 8 4 12 2 से लगी 1 और 3 32, और ये 3 आ गया, 5 4 9 9 और 7 16 1 1 26, ठीक है। पांचों में एक छोड़कर 3 3 का योग, एक हो गया 10, अभी 3 का योग हो गया, 6 4 10 2 12, ये इधर 4, हालांकि इसमें कहीं टोटल में गलती कर दिया तो पूरा सवाल हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए बड़े ध्यान से हमें करना है। 15 5 का 1 3 35, ठीक है, कहीं गलती नहीं हो जाएगा कि लास्ट में 2 बच गए, 2 को छोड़ देंगे। तो छठे में यानी कि 2 छोड़कर, 1 और 1 2 2 फिर छोड़ के 3 का योग आ जाएगा, 3 का ये और 3 का ये, लास्ट में 1 बच जाएगा, ठीक है। 6 4 10 3 और 1 4, 7 और 8 15 और 5 20 की 2 और 3, ठीक है। 17 और 8 17 और 5 22 और 8 30 हो गए, 16 और 30 तो 40 हो गए, ये हमारा आ गया, ठीक है। पूरा हमने याद कर लिया है। इसके बाद फिर हम लिखेंगे तालिका में, तो इसमें तालिका है, ताकि इसमें कहा कि दोबारा गलती नहीं हो जाएगा, जैसे हम 4 से 8 दोबारा लिख लेंगे, तो 12 4 4 8 से 12 12 से 16 16 से 20 20 से 24 24 से 28 28 से 32 32 से 36 और 36 से 40, हालांकि स्टेटिक्स है, आंकड़े हैं इसमें, अगर एक भी आपने डेटा, एक भी आंकड़ा आपने गलत लिख दिया, ध्यान रखिए टोटल गलत कर दिया है तो पूरा सवाल हमारा गलत हो जाता है, इसलिए इसको क्रॉस टैली भी हम आसानी से चेक करके देख सकते हैं बार बार, यानी गलती नहीं होनी चाहिए। 4 से 8 8 से 12 12 16 16 से 20 20 से 24 24 28 28 से 32 32 37 37 से 40, यानी इनको मैं दोबारा रिपीट कर दिया कि गलती नहीं हो जाए, किसकी सूची में गलती लग जाए तो हो सकता है। अब ध्यान रखिए, हम एक एक तालिका के आधार पर, जो मैंने बताया था आपको वहीं एक एक तालिका के आधार पर डाला कि एक एक जो कॉलम है उस कॉलम में मैंने कहा फ्रीक्वेंसी एवं पहले कॉलम फ्रीक्वेंसी, आगे फ्रीक्वेंसी का योग है जो मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम कौन कौन से वर्गांतर, ठीक है, जो का योग है उसको हम नंबर देते जाएंगे। पहला कॉलम क्या था, पहला कॉलम ये देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी कितनी 17, यानी कि 28 से 32, 17 अधिकतम है, 28 से 32, 28 से 32 को हमने एक नंबर दे दिया। दूसरे में 30 30 16 14 का है, 12 16 16 से 20 12 16 16 से 20, ठीक है। चौथे में 28 28 का मतलब 3 दिन का योग, तो ये होगा शुरू में 3 1 2 3, 28 के बाद में 38, ठीक है ना, 38 का मतलब 1 मिनट 17 18 से 28 से 32 में 1 हो गया, 30 में 12 16 16 से 20 12 16 16 से 20 28 6 2 8 28 का मतलब 8 से 12 तो 12 16, इसका नहीं 8 से ये और ये, ठीक है। हाँ 30 ये 38 हमारा 38 मैक्सिमम है, ये शुरू के 3 यानी कि 1 2 और 3 का 42
42 किसका है, एक छोड़कर, ये 3 का है, रहेगी एक छोड़कर 1 2 3 का हो गया, लास्ट तक 40 है, लेकिन 2 छोड़कर, 1 2 छोड़कर 3 का है, 1 2 छोड़कर 3 का, 1 2 3, ये आ गया 40 का। ठीक है, तो ये हमारी तालिका आ गई। लिख देंगे बराबर इस तरह को 0 1, ठीक है, ये हमारा विश्लेषण तालिका की। ध्यान रखिए इस विश्लेषण तालिका करने का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल है 5, ये बहुलक वर्ग आ गया हमारा 12 से 16, मैंने कहा ना कुछ 12 से 16 बहुलक वर्ग आ गया, तो बहुलक वर्ग आ गया हमारा 12 से 16। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे पहले बहुलक वर्ग बराबर 12 से 16, यानी क्या बहुलक वर्ग 12 16 का मतलब क्या है कि जो बहुलक वर्ग है जो 12 से 16 के बीच में, अर्थात जो हमारा उत्तर आएगा ध्यान रखिए वो 12 से 16 के बीच में आएगा, यह हमेशा ध्यान रखिए, क्रॉस टेली करते रहिए, मैं बताता हूँ आपको, हमारा उत्तर 12 से कम नहीं आएगा और 16 से ज़्यादा नहीं आएगा, 12 16 के बीच में उत्तर आएगा हमारा बहुलक वर्ग, ये हमने निकाल लिया, ध्यान रखिए। इसके बाद में कहा कि जिस प्रकार से मध्य का निकाला था, मध्य का वर्ग, फिर अलग फॉर्मूले की सहायता से हमने मध्य का निकाला था, ठीक इसी प्रकार से बहुलक के अंतर्गत भी ध्यान रखिए हमारा अलग फॉर्मूला है, बहुलक वर्ग तो हमने निकाल लिया इस विश्लेषण तालिका से, और इसमें से कौन सा बहुलक है इसके लिए हमारा फॉर्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट है z बराबर L1 प्लस, ध्यान रखिए L1 प्लस एक ही बताऊंगा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ठीक है, z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ध्यान रखिए L1 को लास्ट में जोड़ना या घटाना है, ठीक है, L1 को लास्ट में जोड़ना या घटाना, और वैसे हम जानते हैं, ध्यान रखिए सबसे आसान तरीका है L1 को हमेशा इसमें जोड़ना है, मैंने कहा कि लोअर लिमिट से कम, L1 मतलब 12 से कम कभी तो नहीं आएगा, इसलिए ये आएगा हमेशा प्लस में ही आएगा, तो माइनस में आता है, जानने की गलती है, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके अर्थ बताता हूँ आपको, यानी कि L1 का मतलब है बहुलक वर्ग की निचली सीमा, लोअर, बहुलक वर्ग की निचली सीमा है, ध्यान रखिए लोअर लिमिट, जैसे हम मध्य का में याद किया था, बहुलक वर्ग कौन सा 12 16, लो L1 क्या होगा 12 बराबर F1, यानी कि बहुलक वर्ग की आवर्ती, इसमें कहीं कंफ्यूज मत होइए, F1 F0 F2, यानी कि F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की आवर्ती, F0 का मतलब है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वाले वर्ग की आवर्ती, और F2 का मतलब है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की आवर्ती, इसमें कहीं कंफ्यूजन मत होइए, अगर गलत हो गया, मैं कहा कि एक भी चीज़ अगर आपने गलत कर दी तो पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। F1 का मतलब बहुलक वर्ग की आवर्ती, यानी कि अब इस बार ये बहुलक 12 16 है, तो इसकी आवर्ती ये हमारी हो गई F1 F0 और ये F, ठीक है, F1 कितनी हमारी होगी, यानी कि 16, F0 कितनी होगी 12 और F2 14, बस L1 हमारी 12 होगी, L1 12, और ध्यान इसके बाद देखो बचता है हमारा I का मतलब वर्गांतर कितने का है 4 का, ये फॉर्मूला जब मैंने लिखा था आपको बताया, फॉर्मूला में लिखा था z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, यानी कि इस पूरे को सोल्व करके लास्ट में इसमें से प्लस करना है, ठीक है। तो ये सबका मान लीजिए F1, मैंने कहा आपको F1 बहुलक वर्ग की आवर्ती आएगी, जो हमारे बहुलक वर्ग की जो आवर्ती था ये फ्रीक्वेंसी, ये रही फ्रीक्वेंसी, वो कहीं नहीं जाएगी, फ्रीक्वेंसी F रिपीटेशन 16 है F1, ठीक है, F0 से पहले वाला वर्ग है 8 से 12 वाला वर्ग की, उसकी आवृत्ति कितनी है 12 है, F0 F2 इसके बाद वाला वर्ग से आवृत्ति कितनी है 16 से 20 कितनी 14 है, और I का मतलब 4 है। अब हम बहुलक का जो हमारा फॉर्मूला है इसमें मान रख लेंगे आसानी से और अब उत्तर निकाल लेंगे। सबसे आसान सवाल मैंने लिया है, z बराबर L1 प्लस फॉर्मूले
मैंने बार बार कह रहा हूँ कि हम कोई भी सवाल को सोल्व करेंगे सबसे पहले फॉर्मूले को लिख लेंगे, कि इससे हमें क्या पता आसान रहती है कि फॉर्मूले से हमको ये पता लगता है कि हम किन किन चीज़ों को हमको ज्ञात करना है, ठीक है, कि क्या क्या हमको ज्ञात करनी है, इसलिए फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। खैर, तो जेड बराबर L1 कितनी है हमारी 12, बहुलक वर्ग का 12 16 था, L1 प्लस में हालांकि बीच में सेंटर प्लस F1 कितनी थी हमारी 16 माइनस F0 कितनी थी 12 टू F1 यानी कि 2 गुना 16 माइनस F0 में कितनी थी 12 माइनस F2 कितनी थी 14 इंटू आई हमारा 4, ठीक है, मान रख दिया अपने जेड बराबर 12 प्लस 12 4 बच गई बटे 16 दूनी 32 माइनस 12 26 14 और 12 26 माइनस 26 गुणा 4, ठीक है, बराबर 12 बराबर 4 चौक 16 बटे 10, 4 16 बटे 26 और 10 26, ठीक है, 16 32 माइनस F1 F0 कीमत 12 माइनस F2 14 है 4 2 6 2 और F1 माइनस F0, ठीक है, तो ये हमारा आ गया बराबर, इसको सुन करेंगे बराबर 12 प्लस 1.6 बराबर 12 1 13.6 हो गया। तो 32 6 अच्छा सॉरी एक मिनट, हाँ 16 दूना बराबर 12 प्लस 4 चौक 16 बटे 32 माइनस 26 6 32 में 26 किया तो कितना बच गई 4 2 6, ठीक है, बराबर 12 प्लस हम 16 में 6 का भाग देंगे हम, तो 6 दूनी 12 4 बच गई, ठीक, पॉइंट 36 4 4 36 इसका सेम कर देंगे बराबर 12 2 14.67, ये होगा 14.67 उत्तर आ गया। मैंने कहा कि 12 जो हमारा है उसको लास्ट में प्लस या माइनस करना है, लास्ट में प्लस या माइनस करना है, तो हमने आसानी से इसको देखा, बड़ी बात लिख लीजिए जेड बराबर 12 प्लस, ठीक है, 12 प्लस ये 16 में से हम 12 कम कर देंगे तो 4 बच गया हमारे पास, ठीक है, बटे 16 32 में से 26 कम कर देंगे, जाने के 32 से 26 कम कर देंगे कितने बच गए 6 बच गए, तो गुणा 4, तो जेड बराबर 12 हो गया प्लस 4 चौक 16 बटे 6, मैंने कहा 12 को एल को लास्ट में जोड़ना है, ठीक है, तो 12 प्लस, ठीक है, अब 16 में हम 6 का भाग देंगे, मैंने कहा 16 में अब 6 का भाग यदि हम देते हैं तो उत्तर वही आएगा, हम 2 पॉइंट हटें लेकिन फिर भी 6 का भाग देंगे 6 दूनी 12 बचे 4, ठीक है, पॉइंट 6 चलना 36 4 उतारेंगे तो 6 आ गया, ठीक है, तो 6 का आ गया तो इसको 6 का आगे भी दोबारा 6 आएगा 6 6 2.666, तो इसका हम 2.67 लेंगे, 12 प्लस 2.67, ठीक है, 12 2 14.67, इस प्रकार से डाल रखिए मार्क्स से। मैंने कहा हम बार बार इसको हम रिवीजन करते रहेंगे, तो मैंने बताया आपको प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी बार हम अभ्यास करेंगे, ध्यान रखिए हम जितनी बार अभ्यास करेंगे
उतना ही हमारा कैलकुलेशन जो है, हमारा उत्तर है वो सही आने का पूरा पूरा चांसेस रहते हैं। ठीक है, गलती कहीं होने चांस होती है। और मैंने बताया आपको कि हमारा बहुलक वर्ग है 12 से 16 के बीच में, तो हमारा उत्तर आएगा यानी कि 12-16 के बीच में आएगा, तो हमारा 14.67 उत्तर आएगा। तो 12-16 के बीच में उत्तर है हमारा, तो हमारा कहीं गलती नहीं है, 12-16 के बीच में उत्तर हमारा 14.67 उत्तर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।